नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, अली बंधु। आपके सिलेबस में है अली बंधु और मौलाना आज़ाद। तो हम पहले अली ब्रदर्स की बात करते हैं। भारत के सॉरी क्षमा करना। अपना जो देश भारत है, आप जानते हैं कि पहले पराधीन था और एक लंबी फाइटिंग के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद, लाखों लोगों के कुर्बानियों के बाद, कितना त्याग और बलिदान, ये ठीक से हमारे पास आंकड़े भी नहीं है विद्यार्थियों कि कितनी कुर्बानियां हुई, कितने त्याग, कितने कष्ट, उनका चित्रण भी ठीक ठीक से हमारे पास नहीं है। उस आंदोलन में अली बंधु यानी कि दो भाई, एक का नाम मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे का नाम मौलाना शौकत अली। इनकी गणना राष्ट्रवादी मुसलमानों में की जाती है। मौलाना आज़ाद साहब की जो गणना है वो भी राष्ट्रवादी मुसलमानों में की जाती है। और इसीलिए हमारा ये चैप्टर हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तीनों मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, ये तो अली ब्रदर्स हो गए, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम बड़ी एक सम्मान के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में लिया जाता है। अली बंधुओं का राष्ट्रवादी चरित्र आगे चलकर उतना ओजस्वी नहीं रहा और उन पर संकीर्ण मनोवृत्ति का, सांप्रदायिकता का मुलम्मा चढ़ गया। एक समय इनकी जो स्टार्टिंग थी वो बिल्कुल राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर एक राष्ट्रवादी थी, इसलिए इनका नाम तब तक एक अलग एक सम्मान अर्जित करता है पूरे देश में, और उसके बाद उनका नाम एक छोटे तबके में सम्मान अर्जित कर सकता है। छोटे तबके का जो मेरा कहने का आशय है, मुसलमान नहीं है। छोटे तबके का आशय उससे भी छोटा तबका, जो संकीर्ण विचारधारा के मुसलमान, उनमें सम्मान ये रख सकता है। लेकिन जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उनमें मौलाना आज़ाद साहब जो हैं वो अंत तक राष्ट्रवादी न रहे। उनका नाम बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है। मोहम्मद अली, ये एक, और दूसरे शौकत अली। मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों भाई भाई थे जिन्हें अली बंधु के नाम से पुकारा जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार के बाद मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में कुछ अरसे के लिए एक रचनात्मक परिवर्तन आया और शिक्षित तथा नवयुवक मुसलमानों ने स्वतंत्र और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनमें राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। ऐसे नवयुवकों में अली ब्रदर्स का नाम सबसे आगे था, इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ नेतृत्व के प्रभाव को कम या शिथिल करने में अली बंधुओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने मुसलमानों में यह विश्वास जगाया कि विदेशी हुकूमत बड़ी चालाकी से मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों की प्रगति और चेतना अवरुद्ध हो गई है। उस समय के
अन्य राष्ट्रवादी नेताओं में मौलाना मजहर उल हल सैयद, वाजिद हुसैन और हसन इमाम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी प्रारंभ में राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाए हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना विद्यार्थियों जिसकी जिद पर पाकिस्तान बना, इस देश का एक अंग इस देश से अलग हुआ और उस विभाजन की जो करुण कथा है वो इतिहास के पन्नों में बिखरी पड़ी है। उसको पढ़ के दिल दहल जाता है। एक इस प्रकार का विभाजन इस देश को देखना पड़ा। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरू में तो राष्ट्रवादी था, लेकिन बहुत जल्दी उस स्वार्थी आदमी ने अपना राष्ट्रवादी चोला उतार दिया और मुस्लिम सांप्रदायिकता आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत को इतना उसने हाईलाइट किया कि अंततः देश का विभाजन हुआ और जिन्ना पाकिस्तान का जनक या वहाँ पे कायदे आज़म के नाम से वहाँ के इतिहास में प्रसिद्ध है। मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना मोहम्मद अली, जिनका नाम आप सामने स्लाइड पर देख रहे हैं, इनका टाइमिंग 1878 से 1931। इन्होंने कामरेड और हमदर्द, इन्होंने ये जो दो संपादित इनके जो पत्रिकाएं हैं, इनके माध्यम से मुसलमानों में नव चेतना का प्रयास किया। मौलाना आज़ाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम अल हिलाल, वह भी मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावना के संचार का कार्य कर रही थी। और ये मौलाना आज़ाद और मोहम्मद अली अपने इन कार्यों से कांग्रेस के निकट आ गए। मोहम्मद अली इस्लामी परंपरा तथा ऑक्सफोर्ड एजुकेशन का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उपस्थित करते थे, एक अच्छा समन्वय, मिला जुला रूप। बंगाल विभाजन के रद्द हो जाने से उन्हें बड़ा आघात पहुंचा था। इस घटना से अंग्रेजों की नेक नीति में उनका पूर्ण विश्वास डगमगा गया और वे कट्टर राष्ट्रवादी हो गए। बंगाल जब विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन इस देश का जो उस समय आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। महायुद्ध काल में टर्की के लिए मौलाना मोहम्मद अली ने प्रचंड आंदोलन किया। महमूद अल हसन, अब्दुल बारी, अजमल खां अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद और अली बंधुओं ने सीमा प्रांत, अफ़गानिस्तान और अरब देशों में अपने प्रतिनिधि भेजकर वहाँ के लोगों को अपने प्रतिनिधि वहाँ भेजे और वहाँ के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि टर्की के प्रति सहानुभूति रखी जाए और वे जर्मनी की सहायता से भारत की ओर आगे बढ़ें। उनका यह कदम ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सहायक होगा। ये उन्होंने कार्य करा सीमा प्रांत में जाकर के, अफ़गानिस्तान में जाकर के और अरब देशों में जाकर के। भारत में इन नेताओं ने मुस्लिम लीग के उद्देश्यों और रुख में परिवर्तन हो जाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग किया। अंग्रेज सरकार की इस पर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो पत्र था अल हिलाल, उसको बैन कर दिया गया। मौलाना मोहम्मद अली का जो पत्र था कामरेड,
उसका भी पब्लिकेशन रोक दिया गया। मई 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उन्हें युद्ध पर्यंत के लिए मोहम्मद अली को अपने भाई शौकत अली के साथ नज़रबंद कर दिया और दिसंबर 1919 में उनको रिहा किया गया। खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। उनके प्रभाव से मुस्लिम राजनीति में भी राष्ट्रवादी भावनाएं प्रचंड हो गई। अली बंधुओं और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभाव से 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला जो है वो लिया गया और जुलाई 1920 में सिंध में जो खिलाफत सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी उपस्थित हुए। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन बड़े जोर शोर से प्रारंभ हुआ। गांधी जी, शौकत अली, मोहम्मद अली और अन्य नेताओं ने पूरे भारत में भ्रमण किया। अली बंधुओं और अन्य नेताओं ने असहयोग आंदोलन के प्रति जनता में उत्साह का संचार किया और अपील की कि हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर आगे आए। इसके पूर्व मार्च 1920 में एक मुस्लिम शिष्टमंडल मोहम्मद अली के नेतृत्व में इंग्लैंड भेजा गया और इस शिष्टमंडल ने टर्की साम्राज्य और खलीफा को बनाए रखने की आवश्यकता वहां समझाने के लिए ये शिष्टमंडल वहां गया, लेकिन वहां से निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अली बंधुओं ने कांग्रेस में सम्मिलित होकर खिलाफत आंदोलन को शक्तिशाली लीडरशिप प्रदान की। सरकार असहयोग और खिलाफत आंदोलन को कुचल देने पर आमादा थी, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज। और परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1921 को अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पहले नज़रबंद किया गया था। मौलाना आज़ाद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। नवंबर 1921 में पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को भी 6 महीने के लिए कारावास जेल में भेज दिया गया। दिसंबर में चित्तरंजन दास के साथ भी यही हुआ। जब असहयोग और खिलाफत आंदोलन पूरे जोरों पर थे तब कुछ नेताओं ने अपना संतुलन खोते हुए कुछ अवांछित वक्तव्य दिए। मौलाना मोहम्मद अली ने उत्तेजना के क्षणों में कुछ ऐसी बातें कह दी जो हिंदू लोगों को काफ़ी खटकी वो बातें। उन्होंने मोहम्मद अली ने मुस्लिम इतिहास का हवाला दिया, मुसलमानों की युद्ध प्रियता और विजयों की बात की। यह ठीक है, मुसलमानों ने निश्चय ही लंबे अरसे पर भारत पर शासन किया था और हिंदू शासकों को पराजित किया था, लेकिन ऐसे वक्त पर जब दोनों कौम, हिंदू और मुसलमान, कंधे से कंधा अड़ाकर असहयोग आंदोलन में जुटे थे, अली बंधुओं को इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं था। श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय आदि ने गांधी जी को इस और जो है नोटिस लेने के लिए कहा और कहा कि ये जो तरीका है, ये दोनों जो कौमों में जो समन्वय, जो एक सहयोग है, उसके लिए ठीक नहीं है। फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हो गया और असहयोग आंदोलन। हाँ ठीक है भैया, हो गया। और असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया और उसका जो एक स्वाब जो था, उसका ज्वार जो था वो उतर गया और चारों तरफ एक डिप्रेशन और एक कन्फ्यूजन की स्थिति व्याप्त हो गई। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली, शौकत अली,
ये जो अली बंधु हैं और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने गांधी जी द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए कदम के प्रति असंतोष प्रकट किया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्षुब्ध होकर सरकार से लड़ने के लिए एक नए दल के गठन की योजना बनाई और फलस्वरूप स्वराज्य दल, स्वराज्य पार्टी अस्तित्व में आई, जिस हिंदू मुस्लिम एकता का महल महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में खड़ा किया था वह खंडित हो गया। तथापि मौलाना मोहम्मद अली ने अपना यह विश्वास दोहराया कि मुसलमानों की प्रगति और उसका कल्याण उस देश की प्रगति और कल्याण में निहित है जिसमें हम रह रहे हैं। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस से त्याग पत्र देकर देश बंधु दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना की। स्वराज्यवादियों का पहला अधिवेशन मार्च 1923 में इलाहाबाद में बुलाया गया और इसमें दलीय संविधान और अभियान योजना को स्वीकार किया गया। कांग्रेस में बढ़ती हुई फूट को देखकर मौलाना आजाद ने मध्यस्थता की और स्वराज्यवादियों के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया। देशबंधु पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ उनके साथियों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर काउंसिल्स में प्रवेश के समर्थकों ने बिना कठिनाई और कांग्रेस से यह अनुमति सूचक प्रस्ताव पास करवा लिया कि जिन कांग्रेसियों को काउंसिल प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या किसी प्रकार की आपत्ति न हो, उन्हें अगले निर्वाचनों में खड़े होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की आज़ादी है। इसलिए काउंसिल प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार बंद किया जाता है। ये एक प्रपोजल वहां पे पास हो गया। साथ ही यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने में दुगनी ऊर्जा से काम लेना चाहिए। यह स्वराज्य दल के सदस्यों के लिए जीत और हर्ष की बात थी। पुनः दोनों दलों का सम्मेलन दिल्ली और मुंबई में बुलाया गया जिससे उनमें समझौता हो सके और कांग्रेस सम्मिलित रूप से कार्य कर सके। इन सम्मेलनों में मतदाताओं को मत देने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के नाम पर निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। स्वराज्यवादियों को इससे संतोष नहीं हुआ। पंडित मोतीलाल और देशबंधु ने जोर दिया कि उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने स्वराज्य दल के उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए देश का भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। बिगड़ती हुई राजनीतिक स्थिति का अध्ययन एवं उस पर विचार विनिमय करने के लिए सितंबर 1923 में कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद साहब ने की। कांग्रेस के सदस्यों को काउंसिल के आगामी निर्वाचनों में जो नवंबर 1923 में होने वाले थे भाग लेने की अनुमति दी गई। यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जिन कांग्रेसियों को काउंसिल प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या किसी प्रकार की आपत्ति न हो, उन्हें निर्वाचन में खड़े होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता है। स्वराज दल ने नवंबर 1923 में जो चुनाव लड़े उनमें उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। दिसंबर 1923 में मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और
दिल्ली में जो प्रस्ताव थे उनका समर्थन उसमें हुआ और यह घोषित किया कि असहयोग आंदोलन काउंसिल के अंदर भी अपनाया जा सकता है। इस प्रस्ताव से स्वराज्यवादी काफी उत्साहित हुए और जो कांग्रेस, उनका जो कि मूल संगठन था, उससे विच्छेद का खतरा टल गया। साम्राज्यवादियों ने जो है, साम्राज्यवादी तो मुंह से गलत निकल गया, स्वराज्यवादियों ने महात्मा गांधी के समर्थन का प्रयास किया। 5 फरवरी 1924 को गंभीर बीमारी के कारण गांधी जी कारावास से मुक्त हुए। यद्यपि उनका स्वराज्यवादियों की